Hello everyone, welcome back to the class. Today we shall discuss nature and scope of environmental problems, definition. So first, environment का definition क्या है? Environment literally means surrounding in which we are living. मतलब कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके चारों तरफ जो भी हमें दिखाई देता है, चारों तरफ जो भी हमें दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो हमें जो भी लाइफ सिस्टम है सबको जीने के लिए क्या एनवायरनमेंट में आना ही पड़ेगा. मतलब कि बिना एनवायरनमेंट के कोई भी लाइफ अभी पॉसिबल नहीं है. स्कोप क्या क्या है इसका? स्कोप है द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड डेवलपिंग अवेयरनेस जैसे डेवलप किया जाता है. देन आपका आता है मोटिवेटिंग पीपल टू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है. डेवलपिंग स्किल रिगार्डिंग एनवायरमेंटल स्टडी, imbibe and inculcate necessity for conservation of natural resources का conservation के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है. evaluation of environmental programs का evaluation होता है in terms of क्या social, economic, ecological and aesthetic factors. So ये है हमारा scope of environmental studies. उसके बाद क्या है meaning of environmental studies? Environmental studies are the scientific study. ये क्या है? Scientific study है of the environment, system and the status of its inherent or induced changes. और इसका क्या है? Status किसका है? Inherent और induced changes. ठीक है, जो इसका inherent changes है on organisms. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा. Then need of public awareness. नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस क्या है? पब्लिक अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो सजागता या तो जागरूकता. ठीक है. इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट के लिए, जो कि अभी जो सबसे ज्यादा प्रेशर इन दोनों से ही आ रहा है. द नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन रैपिडली यूटिलाइज, क्योंकि इन दोनों की वजह से जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो रैपिडली क्या हो रहा है? रैपिडली यूटिलाइज्ड हो रहा है. ठीक है. एंड आवर एनवायरनमेंट इज बीइंग इंक्रीजिंगली डिग्रेडेड मतलब यहाँ पे पॉल्यूटेड बोल रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहा है या तो गंदा हो रहा है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? पब्लिक अवेयरनेस का बहुत जरूरी माना जा रहा है. इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो द पीपल, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का क्या है रोल निभाना पड़ेगा, ताकि इसको प्रोटेक्ट करने पे गवर्नमेंट प्लस जो हमारा सिटीजन्स है वो सब लोग एक साथ काम करना पड़ेगा. ठीक है. द रोल ऑफ मास मीडिया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीडिया का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, और आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह फेसबुक एंड ऑल. सो ये सब कुछ हम एक साथ काम करके एनवायरनमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और इस तरह का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करने का जो एजेंसीज वगैरह होता है या तो इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है वो कुछ इस तरह का है, जैसे कि BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 1982 में एस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है. तो ये था हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस. एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो इन इकोलॉजी डिस्टर्बेंस इज ए टेम्पोररी चेंज. दैट मीन्स ये डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि एक टेम्पोररी चेंज है. लाइक एनवायरमेंट में अगर कोई भी घटना होता है, कोई कहीं पे अगर आग लग जाता है, कुछ अगर अर्थक्वेक आता है, तो ये सारा कुछ क्या है? एक एनवायरमेंटल क्या है? डिस्टर्बेंसेस है. ठीक है. तो आप लोग यहाँ पे मैं एक साथ नोट्स भी देके जा रहा हूँ एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के लिए. तो जिसको लिखना होगा वो अपना वीडियो पॉज करके लिख सकता है. ठीक है. और इसमें क्या है देखिए, टू अल्टर द फिजिकल, ये क्या करता है? फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है. और अरेंजमेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा. बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग. ठीक है. Then environmental disturbances may cause fluctuations to the structure and rate of change within the system. ये हो गया हमारा environmental disturbances. Then जो इसमें natural disturbance आता है वो आता है आपका एक secondary succession के रूप में, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे thoroughly.
तो सेकेंडरी सक्सेशन कैसे होता है एक बार एक डायग्राम से हम लोग इसको समझेंगे सही से, और यहाँ पे सारा नोट्स वगैरह दिया हुआ है, आप लोग इसको सही से पढ़ सकते हो। तो सेकेंडरी सक्सेशन कैसे होता है कि ये जैसे कि अभी ये इनिशियल कंडीशन है जो कि एक एनवायरनमेंट का दिखाया गया। अभी यहाँ पे अगर देखिए इस्टेब्लिश्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये नॉर्मल एनवायरनमेंट की तरह काम कर रहा है, बट सडनली अगर यहाँ पे कहीं पे अगर फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो इसका जो बायोटा वगैरह है वो रिमूव हो जाएगा, जो कि स्टेज में आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो गया वो जल के राख होके यहाँ पे खाली कर देगा, लाइक जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे थे वो जल कर राख हो गया। देन नेक्स्ट स्टेज आता है यहाँ पे बायोटा रिमूव बट सॉइल रिमेन्स। सॉइल तो वैसे का वैसे रहेगा, बट यहाँ का जो भी लाइफ फॉर्म्स थे, जो कि पेड़ पौधे जो भी थे यहाँ पे, वो सारा खत्म हो गया। देन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स इनिशियली डोमिनेट। तो ऐसा अगर कई दिनों पे ऐसे रहने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी छोटे घास वगैरह है वो उगने लगेगा। सो ये जो पहले वाला कंडीशन को पाने के लिए ये स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। देन ये फाइनली क्या करेगा, ये जो पहला वाला सिचुएशन था यहाँ पे, ये इसके तरह सेम कंडीशन में आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंचुअली क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रीएस्टेब्लिश्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस में हम लोग सीखेंगे जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पब्लिक अवेयरनेस। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये थोड़ा देख लेते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है और पब्लिक अवेयरनेस लगभग सेम ही है, बट उसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो है एनवायरमेंटलिज्म। और ये क्या है, एक आइडियोलॉजी है दैट इवोक्स द नेसेसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसका, नेसेसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि लोगों का क्या मतलब, इस नेसेसिटी क्या है और इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कौन सिखाता है, एनवायरमेंटलिज्म सिखाता है। और इसमें क्या क्या होता है, एक तो रिस्पेक्ट होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्व ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, या तो नेचुरल रिसोर्सेस। और ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, और क्या से, फ्रॉम, ये जो प्रोटेक्शन होगा ये क्या किस वजह से होगा, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटीज दैट इज मेड बाय मैन, दैट मीन्स मैन मेड एक्टिविटीज जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, हार्म करता है। सो उस टाइप के जो एक्टिविटीज होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो इन सब से प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक अवेयरनेस। तो इसका इस मतलब होता है कि आवर एनवायरनमेंट इज प्रेजेंटली डिग्रेडिंग ड्यू टू मेनी एक्टिविटीज लाइक पोल्यूशन। जो भी डिग्रेडिंग या तो पोल्यूटेड काम होता है वो क्या है, एक तो पोल्यूशन है, डिफोरेस्टेशन जिससे हमारा फॉरेस्ट वगैरह अभी डिग्रेड हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग, देन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इंडस्ट्री हो रहा है, अर्बनाइजेशन। तो इन सब की वजह से हमारा जो क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हो रहा है। तो उसका अभी जो पब्लिक अवेयरनेस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स। तो इन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए, या तो इसका जो इफेक्ट है इसको कम करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होता है, या तो ग्रुप डिस्कशन होता है इसके लिए, देन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स होता है एंड एग्जीबिशंस। तो ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है किसके लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। टू फोकस ऑन करंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस, अभी का जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर हमें करना होगा। टू लर्न टू लिव सिंपल एंड इको फ्रेंडली, मतलब कि जो हम लोग लाइफ जिएंगे उसमें हमारा जो भी एजेंडा होगा वो होगा इको फ्रेंडली। मतलब कुछ भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको एक एनवायरनमेंट में उसका जो असर है, बैड इफेक्ट्स है, वो आना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक पिक्चर है जो कि हेवी ग्रेजिंग की वजह से ये मतलब यहाँ पे जो घास खाने वाला जो भी यहाँ पे है एनिमल्स वगैरह है यहाँ पे कुछ ज्यादा है, बट रदर देन दिस वन। सो इसको इसीलिए बोला गया कि हेवी ग्रेजिंग और यहाँ पे लाइट ग्रेजिंग, मतलब कि यहाँ पे जितना मतलब घास उग रहा है उस हिसाब से इसका जो कटाई नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हेवी ग्रेजिंग एंड लाइट ग्रेजिंग। देन आता है आपका नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, इसका जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको समझना जरूरी है, इसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस चाहिए। इसके लिए पब्लिक अवेयर ऑफ द फॉर्मिडेबल कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर्मिडेबल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है
कि बहुत ही भयानक इसका जो सिग्नल आ रहा है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने के लिए, वो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। देन आता है रिफॉर्मेटिव मेजर्स कि हम लोग इस चीज़ को कैसे फिर से रिफॉर्मेट कर सकते हैं, फिर से इसको कैसे वापस अपने पहले वाले पोजीशन में ला सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। देन हमारा आता है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए। तो ये सारा था हमारा नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। और कुछ एग्जांपल है जो कि अभी इशू चल रहा है, जो कि हमें इन फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे कि ऑयल ड्रिलिंग, क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग का हो ही रहा है तो इससे बहुत नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है और बहुत सारे ऐसे काम होता है, जैसे कि आपका जो फॉरेस्ट वगैरह डिफोरेस्टेशन हो जाता है कभी कभी, तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम आता है हमारे ऑयल ड्रिलिंग में। देन डिफोरेस्टेशन में पता ही है सबको कि इसमें फॉरेस्ट का कट होता है। देन आपका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, इवन द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर नॉट अवेलेबल एडिक्वेटली। मतलब कि जो हमारा बेसिक नीड्स है वो भी हमारा पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाता, इसके लिए पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो ये लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। देन पॉवर्टी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो उस हिसाब से जो हमारा क्या है, पीपल हैव टू स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ देयर रिसोर्सेज फॉर ब्रिंगिंग अप देयर वर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारा प्रॉपर्टी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। देन बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से जॉब वगैरह नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है पॉपुलेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स आता है इसमें। देन मोर प्रेशर ऑन लैंड, क्योंकि ज़्यादा खाना उगाना पड़ेगा तो हमारे लैंड पे ज़्यादा प्रेशर आएगा इसका। देन प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, सिमिलरली एनवायरनमेंट पे भी प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, जिसमें मोर टॉक्सिक वेस्ट को हम लोग ज़्यादा लोग अगर कोई टॉक्सिक चीज़ अगर यूज़ किया जा रहा है तो जितने लोग यूज़ करेंगे उसके हिसाब से उसका जो वेस्ट का जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा दिन पर दिन। देन आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हिंडर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको पॉपुलेशन का अगर एक्सप्लोजन होता है तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो डाउन हो जाता है। इट शुड बी कंट्रोल इफेक्टिवली, मतलब कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक कंट्रोल मैनर पे वो बढ़ना चाहिए। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, किस किस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ का जो फैक्टर्स वगैरह वो क्या क्या है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर कर जाता है, then आपका stability of society, then availability of contraception, then social norms, government policies, healthcare standards, net migration, cultural attitudes of family size, female labor market participation, then cost of education। so ये सब इन सब में ये population growth का प्रभाव आ जाता है, इसका जो इफेक्ट है वो पड़ जाता है इसमें सब में। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो द इम्पैक्ट जो है इसको हम लोग अगर डिवीजन करें तो क्या आएगा, 4 प्राइमरी इम्पैक्ट आता है इसमें, जो कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक तो एयर का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, देन सॉइल पोल्यूशन, देन हैबिटेट का मतलब तो कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, जो रहने का जगह का पोल्यूशन होता है। सॉइल का पता है सबको, वाटर, एयर। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो एयर पोल्यूशन है, कॉज बाय द स्मोक एमिशन। सो जितना भी अगर ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा, देन हमारा एयर पोल्यूशन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, देन वाटर पोल्यूशन होता है, इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन दिस एरिया, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगे तो उसका जो अगर नेचुरल वाटर रिसोर्स की वजह से हो गए तो इस इंडस्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट वाटर आएगा तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बॉडी में आएगा, तो उसमें क्या करेगा, इस वाटर को कंटेमिनेट कर देगा। Then soil contamination is another problem that goes hand in hand with the industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से इसका जो कुछ जो सॉलिड वेस्ट वगैरह होगा वो अगर जमीन में कहीं पे भी फेंकेगा तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो उस जगह पे आने लगेगा और उस जगह को क्या कर देगा, सॉइल को कंटेमिनेट कर देगा। ठीक है, फाइनली जो हैबिटेट है उसको भी डिस्ट्रक्ट कर देता है, जैसे कि हैबिटेट जैसे जो कि फॉरेस्ट आर काट डाउन फॉर देयर लंबर एंड इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड टू क्रिएट रोड्स। क्योंकि अगर हैबिटेट होगा उस जगह पे तो उस जगह पे रोड चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि पेड़ पौधे को काट के वहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा या तो रोड बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट आता है। देन
लास्ट पॉइंट पे क्या आता है, इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम। इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा एक एनवायरनमेंट का चार मेन पार्ट्स है, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, एक तो एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, देन लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर का मतलब जो हमारा धरती के ऊपर का जो एयर का लेयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो पानी है, और लिथोस्फेयर जो रॉक पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथो का मतलब होता है रॉक। देन बायोस्फेयर, बायोस्फेयर मतलब जिस स्फीयर पे लाइफ डू एग्जिस्ट, ठीक है। और पेडोस्फेयर का मतलब होता है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज composed of soil and subject to सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। मतलब कि पेडोस्फीयर का मतलब ये धरती के जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके एकदम करीब का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह का जो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो हम लोग बाद में भी बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बीच में एक इंटरेक्शन है, मतलब इन सब के बीच में इंटर रिलेशन है। अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिखाएगा कि जो ऑक्सीजन साइकिल वो किस हिसाब से रिलेटेड है। एक तो ये हमारा एक एनिमल है जो कि इसका जो एग्जॉस्ट होगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो वो क्या करेगा, पेड़ उसको वो करके यूज करके फोटोसिंथेसिस की तरह इसका जो फूड, इसके लिए जो फूड है वो बनाएगा, और ये रिटर्न में क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, जो कि ये चला रहा है। तो इस तरह का एक सिस्टम के साथ और दूसरे सिस्टम का जो रिलेशन है यही समझाना जा रहा है कि इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। तो ठीक है, इसके बाद और देखेंगे, अगर कुछ सिलेबस में अगर बाकी रह जाता है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस टाइम।